बच्चों ये 2019 का पेपर है इकोनॉमिक्स का। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कौन फीचर नहीं है। पहले लाइन को सही से पढ़ो। तो इसमें चार ऑप्शन है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फीचर है, पॉसिबिलिटी भी है इसमें एंट्री और एग्जिट का, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो बेटा इसमें जो आंसर होगा वो है सी नंबर। इस मार्केट में होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं बिक्री होता है, इसमें बिक्री होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएट। ओलिगोपोली मार्केट का जो सेफ होता है डिमांड कर्व का, वो होता है इनडेटरमिनेट, यानी कि इसमें डिमांड कर्व का सही से पता नहीं लगाया जा सकता। इसी को बोला गया है बच्चों किंग डिमांड कर्व। और ये कर्व अक्सर ओलिगोपोली मार्केट में होता है। ओलिगोपोली मार्केट में जो स्विच मॉडल होता है, द मोर विल बी डिफरेंस बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द टू पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व। यानी कि इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है दो डिमांड कर्व के बीच में, वो अक्सर ज़्यादा होती है। द मोर विल बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ एम आर कर्व। एम आर कर्व इसमें डिसकंटिन्यूटी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा होती है। 4 नंबर में कह रहा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो प्रोडक्ट है, सिंगल वेरिएबल फैक्टर द फर्म डिमांड कर्व फैक्टर गिवन बाय इट्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है प्रोडक्ट मार्केट में, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट में जो परफेक्ट कंपटीशन रूल्स लगता है, तो वहाँ फर्म का डिमांड कर्व कौन होता है? वहाँ फर्म का डिमांड होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं बच्चे। द परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर। बच्चों हम लोग जानते हैं कि हम लोग के 3 सेक्टर है इकोनॉमिक्स में। एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर, और एक है टर्टियरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर है बच्चों। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर है बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर बच्चों ये हम लोग का है आपका जाके मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विस सेक्टर जो है इसको हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। इसमें बच्चों हम लोग का आ जाता है मोबाइल, इसमें आ जाता है टेक्नोलॉजी, इसमें बच्चों हम लोग का आ जाता है आपका जाके होटल, इसमें आ जाता है बैंक, इसमें आ जाता है इंश्योरेंस। बच्चों आज के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यही सेक्टर। हमारे नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टेरिटरी सेक्टर का है। तो बच्चों प्राइमरी सेक्टर 16 और 17 में कितना परसेंट था, ये एमसीक्यू में नहीं देना चाहिए। ये परसेंटेज अक्सर लोगों को याद नहीं हो, क्योंकि ये परसेंटेज हर साल चेंज होता है। बेटा सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम शो। जब हम लोग सेक्टोरियल की बात करते हैं कि कौन कौन सेक्टर नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन करता है, ए इंक्रीज ऑफ प्राइमरी सेक्टर, डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। बेटा बी नंबर ही आंसर होगा, क्योंकि अब एग्रीकल्चर को कोई इंपॉर्टेंस देता है नहीं,
तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है नेशनल इनकम में, जबकि सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर का ज़्यादा है। यानी कि आज का जो दौर है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और टेरिटरी इंडस्ट्री है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में कम है और बाकी सेक्टर का ज़्यादा है। 16 और 17 के हिसाब से प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 15 और 25। पूछ रहा बेटा इसमें से बताओ नॉट द काउजेस ऑफ लॉ प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में जो कम प्रोडक्शन होती है उसका वजह कौन नहीं है? बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इलीगल फैसिलिटी भी ज़्यादा, बेटर बैंक फैसिलिटी, भैया बैंक की सुविधा ठीक नहीं है, तो ये फीचर नहीं है। मोनोपोली मार्केट में जो फर्म होता है वो प्राइस मेकर होता है, ये बात आपको मालूम होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा? MR इज इक्वल टू AR 1 माइनस 1/E, ये हम लोग का फार्मूला है। E लेस देन 1, E लेस देन 1, तो मान लेते हैं कि E का मान 1 से कम है तो 0.5, तो यह माइनस ये 0.5 माइनस 1, इसको घटाने से माइनस आ जा रहा बच्चों, तो मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू भी क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू का जो वैल्यू निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, यानी कि लेस देन 0 का आएगा। माइनस में आने का मतलब हो गया कि मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू लेस देन 0 होगा। इक्विलिब्रियम मोनोपोली फॉर्म इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में मोनोपोली फॉर्म क्या कमाता है आपको मालूम है? नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लॉस नहीं कमाता है। लॉन्ग रन में वो दोनों ही प्रॉफिट कमाता है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाता है, ये आ सकता है बच्चों। सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोलीज राइज बिकॉज इन द मार्केट। बेटा सोशल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है मोनोपोली में, उसका वजह है कि प्राइस ज़्यादा होता है। प्राइस अक्सर ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। सोशल कॉस्ट मोनोपोलीज का ज़्यादा होने का वजह है कि प्राइस जो है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। Among the following which is not a basic objective behind the disinvestment in India। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां सरकार जो है अपना हिस्सा पब्लिक कंपनी में बेच देती है। सरकार अपनी हिस्सा कम करती है और प्राइवेट कंपनी को बोलती है कि वो सरकारी कंपनी के शेयर को खरीद ले, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस द इकोनॉमिक बर्डन ऑन गवर्नमेंट, to develop the public fund, to create the competition, to fulfill the social responsibility। तो बेटा इसका डी नंबर आंसर होगा सोशल जिम्मेदारी को पूरा करना। ताकि सरकार को पैसा मिलेगा तो सरकार उस पैसे से समाज की भलाई करेगी। सरकार के पास जब पैसा कम हो जाता है तब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट लाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट एसेट को बेच देती है, गवर्नमेंट एसेट को बेचती है। जैसे सरकार आप सुने होंगे मोदी सरकार रेलवे बेच दी है, एयरपोर्ट बेच दिया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। वो पैसा से आने सरकार समाज की भलाई पे पैसा लगाएगी। Which among the following is not a corrective measure to remove the deficit in the balance of payment?
बैलेंस ऑफ पेमेंट का कौन करेक्टिव मेजर नहीं है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज है बेटा, एक्सपोर्ट और एक है इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो इंपोर्ट को बढ़ाना होगा, अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, यही दो बैलेंस किया जाता है बच्चों। तो बच्चों यहां पर एक्सपोर्ट सही है, हमसे पूछ रहा नॉट करेक्टिव मेजर, एक्सपोर्ट ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज भी सही है, डिवोल्यूशन भी सही है, बी नंबर जो है ये उसकी फीचर नहीं है। पंद्रह नंबर बहुत इंपॉर्टेंस है, डिस्कसेस अनएम्प्लॉयमेंट, इसका वीडियो हम भेजे हैं, देख लीजिएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का वैल्यू 0 होता है। डिस्कसेस अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है लेबर का उसका 0 होता है। पॉवर्टी लाइन इंडिया मिनिमम एवरेज कैलोरी टैक्स 2400, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। बेटा हमारे भारत में जो पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट किया जाता है उसका मिनिमम एवरेज ऑफ कैलोरी इंटैक्ट 2400 देखा जाता है, कैलोरी इंटैक्ट 2400 देखा जाता है। मॉडर्न थ्योरी में इकोनॉमिक रेंज जो होती है इनवर्सली रिलेटेड होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर। नेट प्रॉफिट कैसे निकाली जाती है? नेट प्रॉफिट बराबर होती है ग्रॉस प्रॉफिट और माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। पर कैपिटा इनकम इज, पर कैपिटा इनकम होती है, उसके निकालने का फार्मूला होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंस है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है नेट प्रोडक्शन फैक्टर एट कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंस। नेशनल इनकम का दूसरा नाम होता है नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। बैंकिंग और इंश्योरेंस किस में आती है? आपको मालूम है टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में आती है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है। ऑपरेशन बर्गा लैंड रिफॉर्म सबसे पहले शुरू हुआ था 1977 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। Which among these institutions regarded as apex rural financial institutions? इनमें से कौन इंस्टीट्यूशंस को हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रूरल फाइनेंशियल में? और वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। इंटरप्राइजेस इन माइक्रो इंटरप्राइजेस इज, माइक्रो इंटरप्राइजेस में सर्विस अगर सर्विस does not exceed 10 lakhs. Service does not exceed 10 lakh but the production do not exceed 25 लाख। याद रखोगे बच्चों, माइक्रो के लिए सर्विस 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और प्रोडक्शन जो होती है मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख से ज़्यादा हुआ तो माइक्रो के जगह मैक्रो हो जाएगा और 25 लाख से ज़्यादा हुआ प्रोडक्शन वाला तो भी माइक्रो के जगह मैक्रो हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है। Last few decades throughout the world the market for FDI was directly toward, अभी FDI ज़्यादातर किस में आ रहा? तो वो आ रहा सर्विस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में FDI का ज़्यादा बोलबाला है। सर्विस सेक्टर मतलब टेरिटरी सेक्टर। विच ऑफ द सोर्स इज नॉट अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट? रूरल क्रेडिट का कौन सा सोर्स नहीं है? कोऑपरेटिव है, नाबार्ड भी है, RRB ये भी है। रूरल मनी लेंडर नहीं है। कार्टेल का एक तो एग्जाम्पल दो, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टेल का एग्जाम्पल है बेटा ओपेक्स, जहां हर तेल कंपनियां मिलकर आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि हमको पेट्रोलियम कैसे बेचना है। मोनोपोली फेस द लीनियर डिमांड कर्व, इट्स स्लोप विल बी,
अच्छा, डिमांड कर्व कैसे फेस करती है, इनका स्लोप क्या होता है? इनका स्लोप होता है हाफ। डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है वो हाफ होता है, यानी कि एवरेज रिवेन्यू बराबर 1/2 MR। स्वीजी किंग डिमांड कर्व मॉडल प्राइस इज रिजिड, प्राइस फिक्स होती है। काम कर, मुंडे रख के सो, जा नीचे आकर सो। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फॉर्म में लॉन्ग रन में सभी जो प्रॉफिट कमाएंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। उसका वजह है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का फ्री एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि मोनोपोलिस्ट मार्केट में एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है, इसलिए लॉन्ग रन में सभी कमाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉमिनल रेट 12% है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8% है, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो बेटा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। ये फार्मूला नोट कर लेना। अब इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हो, रियल भी निकाल सकते हैं, नॉमिनल भी निकाल सकते हैं, इन्फ्लेशन भी निकाल सकते हो। तो नॉमिनल है 12%, इन्फ्लेशन है 8%, तो आपका आ गया 4% रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। द लीजर इज प्रिफरेबल वेजेज इनकम, देन द इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व विल बी बैकवर्ड बेंडिंग। याद रखोगे बेटा बैकवर्ड बेंडिंग होने का मतलब क्या है कि लोग जो है लेजर इज प्रिफरेबल टू वेजेज इनकम, लोग आराम से ज़्यादा वेजेज कमाना चाहते हैं, इसीलिए ये लेबर कर्व जो होता है वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। क्वासी रेंट का फार्मूला होता है TR माइनस TVC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फर्म 2 यूनिट ऑफ लेबर एज ए वेरिएबल फैक्टर, देन द टोटल प्रोडक्शन 50 यूनिट, टोटल प्रोडक्शन बिकम टू 65 यूनिट, द 3 लेबर, व्हाट इज द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट टू द 3rd यूनिट ऑफ लेबर। बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बच्चों ये सवाल आ सकता है 14 नंबर, आपसे बोला मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकालो। इसके लिए लेबर का 2 यूनिट दिया हुआ है और आउटपुट है 50। तो पहले हम यहाँ पढ़ लिए नंबर ऑफ लेबर और यहाँ दिया आउटपुट। लेबर है 2 तो 50 यूनिट बन रहा, लेबर है 3 देखो तो 65 यूनिट बन रहा। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला है चेंज इन आउटपुट बटा में चेंज इन फैक्टर। तो 65 से 50 घटा दिए, 3 से 2 घटा दिए तो आया 15। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो बच्चों याद रखिएगा, इस पे सवाल आ सकता है ये वाला। तो इसका फार्मूला याद रखोगे नंबर ऑफ लेबर और नंबर ऑफ आउटपुट। फार्मूला होगा चेंज इन आउटपुट बटा में चेंज इन फैक्टर्स। रेट इज हाई बिकॉज द क्रोन इज हाई। रेट अगर ज़्यादा तो उसका वजह है फसल ज़्यादा है। ये किसने कहा था? ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेट कहा गया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेट कहते हैं कि अगर आपकी फसल की कीमत ज़्यादा होगी तो रेट भी ज़्यादा होगा। अब हम लोग आते हैं बच्चों 21 पे। यह है बेटा 2021 का पेपर। मोनोपोली मार्केट में शॉर्ट रन में क्या होता है? क्लास से बताए थे शॉर्ट रन में सभी होता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सुपर भी होता है, लॉस भी होता है, ऑल ऑफ दिस। लेकिन याद रखना लॉन्ग रन में क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। पावर ऑफ मोनोपोली बिकम 0। अगर मोनोपोली पावर 0 कब होगा? जब P इज इक्वल टू MC होगा। क्योंकि आपको मोनोपोली पावर का फार्मूला याद होगा,
पी माइनस एम सी बटा में शायद पी होगा, फार्मूला देख लीजिएगा, मैंने लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा, 21 वाला पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है कि कब जीरो होता है, तो P इज इक्वल टू एम सी, मोनोपोली पावर जीरो होता है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग, अगर बैकवर्ड बेंडिंग है तो उसका वजह है कि इनकम इफेक्ट ज़्यादा है किससे, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से, वेरी इंपॉर्टेंस। मोनोपोली मार्केट का कौन सा इसमें फीचर नहीं है, सिंगल सेलर भी होता है, डेटमेंट विद लॉस भी होता है, लेकिन सप्लाई नो यूनिक सप्लाई कर्व ये भी फीचर है। डिप्रिसिएट प्रोडक्ट, ये मोनोपोली मार्केट का फीचर नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंस है। अगर ओलिगोपोली मार्केट में सेलर होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसे कहते हैं प्योर ओलिगोपोली, और डिप्रिसिएट प्रोडक्ट बेचेंगे तो डिप्रिसिएट ओलिगोपोली। अच्छा, जो रेंज होती है डिसकंटिन्यूटी का MR कर्व का किंग डिमांड कर्व में, वो डिपेंड करता है किसके रिलेशन के बीच में, AC MC A और MR, या डिफरेंट बिटवीन इलास्टिसिटी पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व। तो सी नंबर वो इलास्टिसिटी पोर्शन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें अक्सर देखा गया है ये वाली होती है मोर इलास्टिक और ये वाली होती है लेस इलास्टिक। इसीलिए डिसकंटिन्यूटी जो होती है MR कर्व का, उसका वजह होता है कि डिमांड कर्व का जो दोनों पोर्शन है उसका इलास्टिसिटी और डिमांड सेम नहीं है। क्वासी-रेंट फिर आ गया। क्वासी-रेंट का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है, TR माइनस TVC। और क्वासी-रेंट जो होती है बेटा ये शॉर्ट रन में होती है, लॉन्ग रन में नहीं। प्रोडक्ट मार्केट इज ए मोनोपोलिस्टिक एंड फैक्टर मार्केट इज ए कॉम्पिटिटिव। देन अगर प्रोडक्ट मार्केट मोनोपोलिस्टिक हो गई और फैक्टर मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गई, तब क्या होगा? अगर प्रोडक्ट मार्केट मोनोपोलिस्टिक है, फैक्टर मार्केट कॉम्पिटिटिव है, तब उस केस में हमेशा VMP बराबर MP होगा, MRP होगा। Which types of profit is considered to be the part of the production? प्रोडक्शन के लिए कौन सा प्रॉफिट का हिस्सा होती है? Which of the following types of profit is considered to be the part of the cost of production? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ओलिगोपोली प्रॉफिट या मोनोपोली प्रॉफिट? तो बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। फॉर अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस, perceived demand curve is real demand curve, proportional demand curve. Perceived demand curve is more elastic than the proportional demand curve. आपसे कह रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में अगर हम बात करें तो perceived डिमांड कर्व को हम लोग रियल डिमांड कर्व बोलते हैं। मोनोपोली मार्केट टेक प्लेस in elasticity portion of the demand curve, elastic portion of the demand curve, या unitary portion of the demand curve, या none of this। monopoly market take place जब elasticity of demand, inelasticity portion of the demand curve। आपका फिर एक सवाल आ गया है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, MR इज इक्वल टू AR 1 माइनस 1/E। बच्चे लोग यहाँ MR का वैल्यू 25 है, AR का वैल्यू 50 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं दिया हुआ।
25 से 50 को काटो तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसको इधर लाके प्लस कर लो, 2/e, और इसको इधर ले जाके घटा दो तो यहाँ e का मान आ जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, e का मान 2 आ जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड in the monopoly market, the power is equal to 3/2 3/2 अच्छा, अगर मोनोपोली पावर में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान अगर 3 है तो क्या होगा? तो हमको तो मालूम है मोनोपोली पावर का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं 1/e करते हैं, तो यहाँ इसका मान है 3, तो 1/3। In the oligopoly market, the different models, because ओलिगोपोली मार्केट में डिफरेंट मॉडल्स होती हैं, 2 तरह के मॉडल्स होती हैं, क्लोजिव और नॉन क्लोजिव। उसका वजह क्या होता है? ये जो डिफरेंट मॉडल बनाई जाती है कंपटीशन को रोकने के लिए, और वो सी नंबर है। सप्लाई फैक्टर परफेक्ट इनइलास्टिक, देन द इकोनॉमिक रेंट विल बी 0। याद रखोगे, अगर सप्लाई फैक्टर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इकोनॉमिक रेंट का वैल्यू 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कार्टेल फिन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। कार्टेल यहाँ पर ऑफ एक्स है। नेट प्रॉफिट डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट बाय सब्ट्रैक्टिंग द इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि नेट प्रॉफिट अगर हम निकाल रहे बच्चों, तो उसका निकालने का फार्मूला होता है तो बच्चों हम लोग नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। बच्चों इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जहां पर हम खुद मालिक खुद लेबर के तौर पे काम कर रहा, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, मालिक खुद लेबर के तौर पे काम कर रहा बेटा, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो वो होगा ए नंबर। नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल से पता चल रहा है जो जिसका नेचर के ऊपर कमांड हो। तो नेचर मोनोपोली में इकोनॉमिक स्केल में प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा लगेगा, तो सी नंबर, फर्म इंजॉय द इकोनॉमिक स्केल। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम टेक प्लेस। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वहां पर होता है बच्चों जहां पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉलिंग होता है, कम होता है। आपसे बोल रहा हूं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकालो सेकेंड यूनिट का। आप निकालना जानते हो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, फार्मूला आपको मालूम है, चेंज इन आउटपुट
अब बटा में चेंज इन फैक्टर, दो यूनिट का निकालने बोला, 2 यूनिट में, तो फैक्टर में कितना चेंज हुआ है वो देख लो, और आउटपुट में 220 220 माइनस 120, और फैक्टर में देखो 1 से 2, तो आपका आ जा रहा 100 बटा में 1, तो 100 आ गया। तो हम यहाँ 100 डाल देंगे बच्चों, और VMP निकालने का फार्मूला क्या, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, इसका निकालने का फार्मूला है बच्चों MPP इंटू प्राइस। आप देखो यहाँ 120 है, बोलो हाँ सर, और यहाँ प्राइस 50 से मल्टीपल करो 6000। ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आ सकता है। अब यहाँ देखो हम लोग का MPP कितना है 100, और इसका जो प्राइस है, प्राइस यहाँ 50 दिया है गधा, यहाँ बच्चों यहाँ पड़ी हमको इसका बोलना है 3 यूनिट का निकालने का VMP, तो यहाँ पड़ी 80 होगा, और प्राइस है 50, चार हजार, तो 100 और 4000 हम लोग का टिक आउट होगा, और वो है A नंबर। इस फार्मूले को नोट कर लेना। नॉमिनल रेट है 12%, इन्फ्लेशन का दर है 10%। आपको बोल रहा है रियल इंटरेस्ट रेट निकालिए, तो रियल इंटरेस्ट बराबर आपको मालूम है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। बारह % से आप 10 घटा दो, इन्फ्लेशन का 10% का रेट, तो आपका 2%। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 10, ये परसेंटेज में नहीं है बच्चों, 10.2 है, हाँ है, परसेंटेज में है 10.2%। तो 12 में से 10.2 घटा दीजिए, 12 में से 10.2 अगर आप घटाएंगे तो आपका आएगा 1.8। तो 1.8 हम लोग का आंसर होगा। आपका P का मान 10 है, MR का मान 5 है, तो
एमपीपी बोलना निकालो। अगर सॉरी एमपीपी 20 है तो आप बताओ वीएमपी और एमआरपी में क्या डिफरेंट होगा। तो सबसे पहली बात है बच्चों, हम लोग एमपीपी दे दिया हम लोग के सामने 20, यहाँ एमपीपी 20 यूनिट दिया हुआ, तो इसको इंटू कर दो एमआर से, यानी कि एमपीपी का एक फार्मूला ये भी है, नंबर ऑफ आउटपुट इनटू एवरेज एमआर। तो यहाँ आउटपुट दिया हुआ एमपीपी 20, एमआर है 5, तो ये आपका 100 आ गया। अब आपको बोल रहा वीएमपी निकालो। तो वीएमपी हम निकाल देंगे बच्चों, 20 यूनिट है। वीएमपी का फार्मूला आपको याद होगा, एमपीपी इंटू पी। एमपीपी का नंबर ऑफ आउटपुट है 20 और प्राइस है 10, तो आपका आ गया 200। आपसे बोल रहा वीएमपी एमआरपी में डिफरेंट कितना होगा। तो डिफरेंट अगर आपको निकालना है तो 200 में से 100 घटा दो, तो आपका 100 आ जाएगा बच्चों। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। In monopoly market with sloping straight line demand curve is, slope of AR curve is a 1/3 of the slope of MR, हाफ होता है बच्चों। बी नंबर आंसर होगा। सी नंबर आंसर होगा। AR कर्व का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है MR कर्व का, और ये बार बार एग्जाम में आ रहा है। Which of the following is a profitable condition of price discrimination? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सबसे पहला कंडीशन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर नहीं होना चाहिए, यह बात सही है। और मार्जिनल रेवेन्यू जो है पहला मार्केट का दूसरा मार्केट का बराबर होना चाहिए, तो सी नंबर ये आ सकता है बच्चों। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी बराबर नहीं होगा, हर मार्केट का अलग अलग होगा, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा बराबर होगा। रेंट इज ए डिफरेंशियल सरप्लस। डिफरेंशियल का मतलब होता है कि रेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग फैटिलिटी के ऊपर दिया जाता है, और वो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अगर हम डिप्रिसिएशन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा। अगर हम डिप्रिसिएशन को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा। तो बच्चों सबसे पहली बात है, नेट बराबर होता है ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। अगर हम डिप्रिसिएशन को ग्रॉस से माइनस कर दे तो हमको मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, if you subtract the if you बच्चों आपसे कह रहा है बच्चों
अगर डिप्रिसिएशन को हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जाने कि डिप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं। बच्चों अगर हम डिप्रिसिएशन निकालना चाहेंगे तो डिविजन कैसे निकलता है थोड़ा देख लो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। यानी कि जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो नेट मिलता है। कल ऐसे भी बोल सकता है कि एनएनपी जीएनपी कैसे निकलेगा, तो इसमें डिप्रिसिएशन क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ये फार्मूला लिख के रख लो, आंसर होगा ये वाला। Which of the following is not considered when the national income is estimated? नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं तो किसको हम नहीं लेते हैं? प्रॉफिट को लेते हैं बेटा, मार्केट प्राइस को भी लेते हैं बेटा, इसको भी लेते हैं बेटा, ट्रांसफर अर्निंग नहीं लेते बेटा। ट्रांसफर अर्निंग जो है नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ये ट्रांसफर अर्निंग क्या है ये जान लो बच्चों। हम एक वर्ड में बोले ट्रांसफर अर्निंग का मतलब होता है, ट्रांसफर अर्निंग का मतलब होता है हराम की कमाई। मतलब हम कोई मेहनत नहीं किए और हमको मिल गया, उसको ट्रांसफर अर्निंग बोलते हैं नेशनल इनकम में। जैसे मान लो हमको डोनेशन, जैसे मान लो हमको गिफ्ट मिला, या मान लो मेरा बेटा अमेरिका में काम करता है और वो अपना सैलरी का कुछ हिस्सा मेरे को देता है, तो क्या वो सैलरी कमाने के लिए हम कोई काम किए? नहीं किए, उसको बोलेंगे ट्रांसफर अर्निंग। ऐसे को हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं क्योंकि वो कोई मेहनत के जरिए जनरेट नहीं हो रहा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अगर हम घटा दे तो क्या मिलेगा? डिप्रिसिएशन। क्योंकि आपको मालूम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और माइनस नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच के डिफरेंट को हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। इन दोनों के बीच के डिफरेंट को हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमीज इज, सर्विस सेक्टर का मतलब टेरिटरी सेक्टर का ज़्यादा ग्रोथ होने का मतलब है देश हमारा डेवलप कर रहा है। साइन ऑफ डेवलपमेंट। ग्रीन रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? रीजनल डिस्पैरिटी इन एग्रीकल्चर, इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दिस, ये सभी के चलते ही तो ग्रीन रिवैल्यूएशन आया। Which of the following is the part of institutional reform in Indian agriculture? Institutional reform. Use of high yield variety of seed, cultivation with improved technology, application of chemical fertilizer. D नंबर, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के चलते ही डेवलप हुआ एग्रीकल्चर। ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान में हेवी आयरन स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको नोट करके रखोगे। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान बना उसमें सबसे पहले टाटा स्टील इंडस्ट्री आया था, आयरन इंडस्ट्री तभी लगा था 1956 से 61 तक। भारत में
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग कितने परसेंट है? 20% है बच्चों। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म टुक प्लेस। बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म जो शुरू हुआ था वो 1991 में हुआ था। Which committee under the guidance of Ministry of Finance 1991 the Insurance Regulatory Development Authority IRD was establishment। कौन ये कमेटी था? मल्होत्रा कमेटी। थोड़ा ध्यान रखोगे, मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस के लिए था। नरसिम्हा कमेटी, नरसिम्हा कमेटी जो था हम लोग का, नरसिम्हा कमेटी जो थी हम लोग की, ये थी बैंकिंग के लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक एट फैक्टर। GDP can be derived from the gross domestic product at market price by the following। आपको बोल रहा है GDP कैसे निकालोगे? बच्चा इसका एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला हम आपको नहीं बताए थे क्योंकि आप लोग, ये फार्मूला हम आपको नहीं बताएं, इसीलिए हम इसको खुद बना देंगे, आप समझ लेना। या हो सकता है इसमें हम एक ठो वीडियो आपको भेजे हैं, देख लीजिएगा कैसे हम लोग तैयार करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? इसमें से कौन सा सही है? ध्यान से देखो, ये है NNP और ये है N। आपको याद होगा A नंबर होगा, क्योंकि आपको याद है नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। अगर कंट्री का नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 50,000 है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 40,000 है, तो GDP डिप्लेटर बताओ। बच्चों ये वाली सवाल आ सकती है, GDP डिप्लेटर। GDP डिप्लेटर का फार्मूला होगा बच्चों नॉमिनल GDP इंटू 100 और बटा में होगा आपका रियल GDP। ये फार्मूला भी याद रखोगे, नोट कर लेना। एक 125। Which one of the among those mentioned in the following is the sign of structural weakness in Indian economics? Speed of service sector before the full employment of the secondary sector, decline the importance। yes यही तो है। अच्छा वीकनेस कह रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, वीकनेस, और वो वीकनेस वजह होगा सर्विस सेक्टर का नहीं आना। Decline of importance of primary sector, only the public sector enterprises fall in the secondary sector, failure implementation of modern technology in the service sector। बेटा हम लोग से कह रहा है क्या? साइन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक वीकनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, वो है टेक्नोलॉजी में फेलियर।
Which economic state that was the signs of development declining the contribution of primary sector? ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था क्लर्क और फिशर कि प्राइमरी सेक्टर को कम करो, बाकी सभी सेक्टर को बढ़ाओ। सरकार जब अपनी शेयर बेचती है प्राइवेट सेक्टर को तो उसे ही कहते डिस इन्वेस्टमेंट, बताए थे भी कुछ देर ही पहले। Which of the following does not fall in recently trend of development of Indian banking system? Which of the following does not fall in the recent trend? बैंकिंग सिस्टम में सोशल बैंकिंग है, मर्ज भी हुआ है, एक्सटेंशन भी हुआ है, प्राइवेट बैंक को कम नहीं किया गया। एमएससीडी का के मुताबिक इंडिया में कैपिटल अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता मशीन में, अगर वो 25 लाख से कम हो जाए तो वो कहलाता है माइक्रो। याद रखो 25 लाख से ऊपर होगा तो वो कहलाएगा कौन? माइक्रो है तो वो कहलाएगा मीडियम स्केल। Which of the following character does not fall in the characteristics of new industry policy? License, introduction of licensing system, reduction in sphere of role of public sector, abolition of upper limit to control the monopoly, free entry of foreign capital and foreign technology। यानी कि 1991 में कौन फीचर में शामिल नहीं है? रिडक्शन इन द स्पेयर एंड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अपर लिमिट टू कंट्रोल द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड द ट्रेड। सी नंबर फीचर नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज द नंबर इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। द ग्लोबलाइजेशन इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इनसफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, सीजनल्स। जहां एग्रीकल्चर होती है उसमें जो देखी जाती है अनएम्प्लॉयमेंट वो कहलाता है सीजनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन बिहाइंड द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम? ऑल ऑफ दिस, सभी रीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन? और वो है कैपिटल अकाउंट सरप्लस, क्योंकि आपको मालूम है उसमें एक्सपोर्ट भी है और इंपोर्ट भी है। इन द एरा ऑफ पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफिसिट हैज इंक्रीज ग्रेजुअली। Which of the following is not a part of land reform policy in India? एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगाना। नरसिम्हा कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंस जाने की बैंकिंग। फॉर इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व, individual labor supply curve, substitute effect is weaker, income effect rise, the labor supply will be rise। क्योंकि बेटा इनकम बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा। मोनोपोली मार्केट पे बेटा हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। स्वराज जयंती शहरी रोजगार योजना स्कीम सबसे पहले 1997 में आया। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलीज ऑकर्स। शॉर्ट रन कहाँ पर होती है? जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग होती है। ये वाला भी इम्पोर्टेंस है बेटा, ये वाला भी इम्पोर्टेंस है। मार्जिनल कॉस्ट जहाँ से राइज होगा बेटा वही कहलाएगा आपका जाके इक्विलिब्रियम पॉइंट।
1969 में भारत में कितनी कॉमर्शियल बैंक थी? 14। इम्पोर्टेंस है। ट्रेड होटल रेस्टोरेंट किस में आता है? टेरिटरी सेक्टर में आता है, आपको मालूम है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है बच्चों। सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग। जितनी भी कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाएगा सब मैन्युफैक्चरिंग। और टेरिटरी में आता है सर्विस इंडस्ट्री। Monopoly market, which of the following is true? There is only one seller. Yes. Barrier upon entry of new firm in the market. Yes. All of the above. D number. रिकार्डियन थ्योरी में यह अज्यूम किया गया सप्लाई ऑफ लैंड गिवन लैंड एज अल्टरनेटिव यूज द रेंट डज नॉट डिटरमाइन द क्रॉप प्राइस। सबसे पहला बात है सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स है और रेंट कभी भी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होगा। ए और सी। आपको मालूम है पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे होने से 20% है, ये बात याद रखोगे। आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 750 करोड़ है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 750 है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ, बोला नेट निकालो। तो आपको तो मालूम है नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स माइनस डिप्रिसिएशन। 750 माइनस 75 अगर आप करोगे तो 675 आ जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हायर लेवल अप टू द पॉइंट वेयर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म को आप लोग हायर करेंगे कब तक? जब प्राइस इक्वल टू द वेजेज रेट। बेटा हम लोग अपनी लेबर को तब तक भाड़ा में रखेंगे जब तक वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर नहीं हो जाता। सॉरी यहाँ दिया हुआ जब तक वेजेज मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर नहीं हो जाता। जब वेजेज हम लोग का बेटा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा तब तक हम लोग लेबर को रखेंगे। जब ये बराबर हो जाएगा तब हम लोग वर्कर की भर्ती बंद कर देंगे। और ओलिगोपॉली मार्केट में कार्टेल का जो फॉर्म होता है वो क्लोजिव ओलिगोपॉली मार्केट में देखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिव ओलिगोपॉली मार्केट में कार्टेल होता है बेटा। उसके बाद है बेटा नीति आयोग स्टैंड फॉर। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कौन फीचर नहीं है? सेलिंग कॉस्ट तो होगा, ये है। एक्सेस कैपेसिटी होता है लॉन्ग रन में, ये भी सही है। ये भी डिमांड कर्व होता है, ये भी सही है। डी जो है यही नहीं है। बोला लॉन्ग रन ऑकर एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। नहीं बेटा, जहाँ मैक्सिमम पॉइंट होता है वहीं पड़ी एलएसी कर्व का, वहीं पड़ी इक्विलिब्रियम पॉइंट देखा जाता है। Unemployment arises due to the people inclination to the work higher wages rate. फ्रिक्शन का मतलब होता है वर्कर बेटा एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब के लिए जाता है। तो जब वो एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में जाता है तो क्यों? हाई वेजेज के लिए। वहाँ कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
मोनोपोली मार्केट डिमांड इज इनइलास्टिक, अगर वहाँ इनइलास्टिक है तो एम आर क्या होगा, नेगेटिव। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नेट प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ फैक्टर सप्लाइड, नेट प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू इंटरप्रेन्योरशिप। बेटा बी तो है ही है आंसर में, और बेटा ए भी है। टोटल प्रॉफिट में से फैक्टर कॉस्ट घटा देंगे, यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट कौन दे रहा है, इंटरप्रेनर, और यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कॉस्ट किसका है, इंटरप्रेनर। दोनों में इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इसीलिए दोनों ही होगा, ए और बी। अब यहाँ ध्यान दो, एक सवाल आया है टेबल का। पहला बात है यहाँ पर खुद आप अगर इस टेबल को देखोगे तो टीचर आपको फार्मूला याद करने नहीं बता रहा। देखो 400 को 1 से इंटू किए 400 हुआ टोटल फैक्टर कॉस्ट, 2 से इंटू किए तो 800 हुआ, जब 3 को 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ 1200 हो जाएगा। जाने कि टोटल फैक्टर कॉस्ट हम कैसे निकाल रहे बच्चों, टोटल फैक्टर कॉस्ट निकाल ले हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर इंटू रेट ऑफ वेजेज। तो अभी नंबर ऑफ फैक्टर 3 है और रेट का वेजेज 4 है, तो यहाँ हो गया 1200। तो इस बॉक्स में हम 1200 रख देंगे। अब आते हैं एवरेज फैक्टर कॉस्ट। तो एवरेज का मतलब होता है डिवाइड करना। एवरेज फैक्टर कॉस्ट में हम लोग टोटल फैक्टर कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर से। तो टोटल फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर हम लोग का है 800। 800 को डिवाइड कर दो 2 से 400, तो एक हो गया 1200, एक हो गया 400। अब आते हैं तीसरा मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब होता है डिफरेंट। 400 था 400 लिए, 800 में 400 गया 400, अब यहाँ 1200 में 800 जाएगा तो 400। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालना है, डिफरेंस लेना है टोटल फैक्टर कॉस्ट का। तो हम लोग का 1200 है और उसके ऊपर है 800, तो 400 आ गया। तो 1200 400 400, ये हम लोग का पहला आंसर हो गया। और लोगों पॉली मार्केट में किंग डिमांड कर्व यूज टू डिफाइन। किंग डिमांड कर्व बताता है प्राइस फिक्स है, याद रखना ये बार बार आ सकता है। द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड इस्टेब्लिश इन द ईयर 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था बेटा ये, और इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। और ये बहुत इम्पोर्टेंस है बच्चों। डिमांड मोनोपोली मार्केट दिया हुआ है P10 4Q। दे व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। आपसे पूछ रहा अगर इक्वेशन दिया गया है मोनोपोली मार्केट का तो स्लोप बताइए मार्जिनल रिवेन्यू कर्व का क्या होगा। स्लोप बताइए मार्जिनल रिवेन्यू कर्व का क्या होगा। बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ये जो प्राइस है ये हमारी, और ये क्वांटिटी जो है ये हमारा डिमांड है, और ये मेरा प्राइस है, यानी कि ये मेरा एवरेज रिवेन्यू है। ठीक है बच्चों, तो हमसे कह रहा है कि मार्जिनल रिवेन्यू कर्व के बारे में बताओ।
मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का जो स्लोप होता है वो 2 टाइम्स होता है, डबल होता है किसका, एवरेज रेवेन्यू का। तो यहाँ जो एवरेज रेवेन्यू का जो वैल्यू होगा वो होगा 4 क्वांटिटी, तो -4, तो ये आ जाएगा -8। एनएनपी 600 करोड़ है, इनडायरेक्ट टैक्स 100 करोड़ है, सब्सिडी 50 करोड़ है। तो आपको बोला नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम को बोलते हैं नेट फैक्टर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बराबर हमको दिया हुआ एनएनपी एमपी। तो बच्चों यहाँ पर एनएनपी माइनस जो होती है, इस फार्मूला को नोट कर लेना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, यह होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। $600 करोड़ है बच्चों, माइनस हम लोग का जो टैक्स है बच्चों वो है 100, इनमें से सब्सिडी काट लो 50। नेट का मतलब होता है सब्सिडी काटने के बाद, तो 600 में से 50 कटाओगे तो 550। HDI स्टैंड फॉर वेरी इंपॉर्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।